म्यूजिक और एस्ट्रोलॉजी दोनों बड़ी अलग विषय हैं, इनको कैसे आपने जोड़ा? भगवान ने मुझे ये मतलब अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं ये चीज़ लेके मैं पढ़ सकूं। मेरे जो प्रेडिक्शन और मेरे जो रेमेडीज कि म्यूजिक के साथ एस्ट्रोलॉजी का मतलब एक होता है ना, जैसे हम मम्मी को हक करते हैं ना, ऐसा वाला रिलेशन है। अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो कर्म की क्या आवश्यकता है? जो प्रारब्ध बोलते हैं वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। 12 मतलब 12 राशि और 12 हमारे हाउस होते हैं और 9 हमारे प्लेनेट होते हैं। 2 नंबर वाले लोग केयर करने वाले। नंबर 4, मैं तो नंबर 4 हूँ, मेरा बताइए। हमेशा ना खुद को थोड़ा सा मतलब अलग दिखाना चाहते हैं। हाँ। कि भीड़ में भी मैं अलग हूँ। हाँ। हमेशा ये कहते हो एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है। हमारे पॉडकास्ट के एक और खूबसूरत अंश में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत है और वो एक विषय नहीं है। आज हम एक्चुअली में 2 सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। एक सब्जेक्ट ऐसा जिससे हम बहुत जुड़े हुए हैं, वो म्यूज़िक, सुर, ताल, लय और इन सब चीज़ों को कैसे जोड़ा जा सकता है आपकी ज़िंदगी के पैटर्न से। हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी। बड़ा कह सकते हैं कि खूबसूरत संगम है। दोनों सब्जेक्ट अपने आप में बहुत सुंदर है और बड़ी खूबसूरती से आज हम जिन गेस्ट के साथ बात करने वाले हैं वो इसको पेश करेंगे, हमारे साथ बात करेंगे। मैं तो खूब बातें कर चुकी हूँ और मैं उनकी नॉलेज, उनका जो डेप्थ है उनके सब्जेक्ट में और जो लगाव है उनका, जो ऑनेस्टी है उनके विषय को लेकर, वो जान चुकी हूँ। मैं चाहूँगी कि आपके सबके बीच में भी आए। तो आज हम म्यूज़िक के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही साथ हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ग्रह क्या होते हैं, कितने होते हैं, ग्रह चाल क्या होती है, हमारे साथ बहुत सारे स्कैम्स होते हैं मार्केट में, उन सब से कैसे बचा जाए, किन परिस्थितियों में हम एस्ट्रोलॉजर से मदद ले सकते हैं, किस लेवल तक वो मदद कर सकते हैं, अलग अलग ग्रह की हमारी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट करता है और अलग अलग राशियाँ किस तरह से काम करती है। बहुत सारे सवालों के जवाब हम आज लेने वाले हैं। हमारे बीच में पद्माकर जी मौजूद हैं। बहुत सुंदर म्यूज़िक की तो कह सकते हैं कि बहुत सुंदर मूर्त हैं वो, मगर साथ ही साथ एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर है। बहुत लॉयल काइंड ऑफ पर्सन है, जिनको अपनी विद्या का किस तरह से इस्तेमाल करके लोगों की मदद करना है ये बखूबी पता है। इसी के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को ज्योतिष के बारे में बताने के लिए, मार्केट में जो लोगों के साथ गलत धोखाधड़ी हो रही है उससे उन्हें बचाने के लिए उन्होंने पद्मा ज्योतिष नाम का एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। तो हम ज़्यादा मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी मैम को। मैं चाहूँगी पद्माकर जी आप खुद अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। आपसे इतनी बातचीत की मैंने और इतनी सुंदर तरीके से, मतलब वो जब आप बोल रही थी तो वो लगाव मेरे को दिखाई दे रहा था आपके विषय में। आप एग्जैक्टली पद्माकर जी क्या क्या करती हैं और म्यूज़िक और एस्ट्रोलॉजी दोनों बड़ी अलग विषय हैं, इनको कैसे आपने जोड़ा? एक्चुअली मेरी जो जर्नी है, मैं खुद को हमेशा, मैं हर पॉडकास्ट में ये बोलती हूँ, मैंने खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। बिकॉज जो 2 सब्जेक्ट है वो दोनों ही डिवाइन सब्जेक्ट है। बिल्कुल। क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी मतलब डिवाइन सब्जेक्ट है और एस्ट्रोलॉजी भी डिवाइन सब्जेक्ट है। तो भगवान ने मुझे ये मतलब अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं ये चीज़ लेके मैं पढ़ सकूं और मैं एज ए स्टूडेंट ही खुद को, अभी भी मैं बोलती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने कर लिया है, मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। एज ए स्टूडेंट ही मैं खुद को डिफाइन करती हूँ जी। तो दोनों सब्जेक्ट ही अपनी जगह में बहुत डेप्थ है, दोनों सब्जेक्ट में। बिल्कुल, चाहे आप म्यूजिक में जाओ चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में जाओ, एक जीवन कम है पढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो एक्चुअली मैं बहुत मतलब मुझे याद नहीं है कब से मैंने म्यूज़िक की जर्नी शुरू किया है। तो बहुत छोटे टाइम से मैं सीखती थी। तो फिर मैंने अपना जो ग्रेजुएशन, अपना डिप्लोमा, अपने मास्टर्स, बीएड, पीएचडी मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में मैंने किया है। और मेरा जो पीएचडी है वो मेरा है म्यूज़िक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक विथ साइकोलॉजी। ब्यूटीफुल। हिंदुस्तानी क्लासिकल विथ क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक विथ साइकोलॉजी इसीलिए बिकॉज आज के जो टाइम है बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ सबकी। तो सब लोग ना, हम फिजिकली तो चलो जैसे तैसे भी हो, चलो लोग जिम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, या तो मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं या तो नाइट वॉक जा रहे हैं, पर जो हमारी मेंटल पीस नहीं है किसी के पास, या तो कोई एंजाइटी, किसी की डिप्रेशन, ये सब चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों का ADHD,
OCD, ये सब टाइप की, ऑटिस्टिक, पहले ये सब चीज़ें इतना था नहीं होता था। हाँ, तो मुझे ये चीज़ ना मुझे बहुत मतलब ये चीज़ मुझे मैंने फोकस किया है कि तब मैंने सोचा कि नहीं, म्यूज़िक को लेके मैं ये चीज़ करती हूँ। पेंडेमिक के टाइम शायद आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे क्रोनिक डिजीज से म्यूज़िक के थ्रू लोग बाहर आए हैं। तो ये इवन कोमा से भी, और इसका मतलब प्रॉपर रिसर्च है, ऐसे नहीं कि मैं मतलब ऐसे ही बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि इसका है मतलब प्रॉपर इसका ऑथेंटिसिटी है। बिल्कुल, म्यूजिक के थ्रू बहुत सारे हीलर्स हीलिंग करते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने जब एस्ट्रोलॉजी में कदम रखा, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी लेके भी मेरा मतलब जब फैमिली मेम्बर्स या तो मैं जैसे हमारे मम्मी लोग जाते थे, तब मुझे एक था कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि आप किसी की बर्थ डेट और मतलब नेम, प्लेस और टाइम से बोल सकते हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या क्या मतलब पास्ट लाइफ या प्रेजेंट में क्या है, इवन फ्यूचर में भी क्या होने वाला है, तो ये कैसे डिकोड करते हैं। तो ये चीज़ मेरे अंदर था कि मतलब इतना क्यूरियोसिटी कैसे, मुझे भी था कि अगर काश मैं भी ये कर पाती। तो चलो, भगवान ने जैसे चाहा वही चीज़ मुझे दिया है। तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में भी मैंने कदम रखा। धीरे धीरे मैं सीखने लगी, जानने लगी कि चीज़ों को कैसे डिकोड करते हैं। क्लाइंट के साथ भी अपना मतलब क्लाइंट के साथ मेरे एक्सपीरियंस होने लगे, इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल। तो मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखा है, बहुत सारे चार्ट्स, कि ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत, बहुत सारे चार्ट्स इसमें मेरे। फिर मैंने खुद की भी बर्थ चार्ट मैंने एनालाइज किया है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत मतलब एक तरह से मानो कि एक होता है ना कि अंदर से हिला देते हैं, तो वो चीज़ मेरे अंदर हुआ है। तो धीरे धीरे मैं लोगों को बोलने लगी कि हाँ, और टचवुड मेरे जो प्रेडिक्शन और मेरे जो रेमेडीज़ सबको मतलब हेल्प किया है। तो जैसे कि आपने बताया क्यूरियोसिटी थी आपकी जर्नी, म्यूज़िक से एस्ट्रोलॉजी तक इसी क्यूरियोसिटी की वजह से पहुंची। बचपन में आपने बताया कि स्टार्स, फ्यूचर को लेकर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्रोफेशनल जर्नी में इसको लेकर आना एक चैलेंजिंग टास्क तो रहा होगा, क्योंकि एक लंबे समय तक म्यूज़िक में फिर एस्ट्रोलॉजी में, तो कोई डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस किया, फिर आपको लगा कि मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ? क्योंकि आप ये जवाब मुझे दे चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ ऑन कैमरा आप लोगों को बताएं। एक्चुअली नहीं, मुझे कोई डिफ़िकल्टीज इसीलिए नहीं हुआ है बिकॉज मैंने ना एज ए म्यूज़िक टीचर भी मैंने दिल्ली में 3-4 स्कूल में मैंने काम किया है। वाह, ठीक है। तो वहाँ पे भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, और फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि नहीं, ऐसे में मुझे एरिया बनाना है। मैं इतना मतलब इस एरिया में मैं काम नहीं कर पाऊंगी। हाँ। मुझे चाहिए रिसर्च, मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। तो तब मैंने जब एस्ट्रोलॉजी में आई, तब मैंने देखा है कि म्यूजिक के साथ एस्ट्रोलॉजी का मतलब एक होता है ना, जैसे हम मम्मी को हक करते हैं ना, ऐसा वाला रिलेशन है। तो क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैंने जो सीखा है, जी, और जो म्यूजिक है वो भी वैदिक से आए जी। तो दोनों का एक मतलब गहरा रिलेशन है, और दोनों ही अपने अपने जगह में बहुत डेप्थ है। बिल्कुल। तो तब मैंने सोचा कि नहीं, इसको लेके कुछ सोचते हैं कि कैसे, और मेरा हमेशा ही ये मतलब था, मेरा जो इंटेंशन कि हो सके तो किसी का अच्छा ही करो, नहीं हो सके नहीं करो, पर किसी का बुरा मत करो। मतलब इंटेंशन एक तो क्लियर था, और कहीं ना कहीं मैंने जो आपसे बात की ना, मुझे लगा कि आप इसी चीज़ के लिए बने थे, तो उस रास्ते ने आपको अपने पास बुला लिया। हाँ, पर ये भी आपने ये बात सही बोला है कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये हम ना खुद नहीं डिसाइड कर सकते। अगर कोई सोचता है ना कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगी या बनूंगा, तो ये हम मतलब हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते। ये यूनिवर्स हमको चुनता है। तो इसलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और म्यूजिक भी आप देखिएगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, या तो मैं किसी को मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ। अगर आप जाओगे, हर 2 कदम में आपको डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो सब कुछ मिलेगी, पर आपको म्यूजिशियन, आर्टिस्ट वो आपको मतलब मिलना मुश्किल ही होगा। ईश्वर चुनता है उन लोगों को, मैं बिल्कुल मानती हूँ। एक और सवाल है, आपने MA, BEd और PhD म्यूजिक में किया, और दिल्ली में म्यूजिक टीचर भी रहे जैसे आपने बताया, तो म्यूजिक से एस्ट्रोलॉजी का जो ट्रांजिशन था वो आपकी लाइफ का एक कॉन्शियस डिसीजन भी था, या सिर्फ ये डेस्टिनी का ही एक पार्ट था? आपको लगा एक टाइम पे आके कि नहीं, अब मेरे को बिजनेस या फिर मतलब मनी के लिए भी इस सेगमेंट में आना है, या सिर्फ आपको ये था कि मुझे लोगों की मदद करनी है? मुझे स्पेशली देखिए, मनी तो जो मतलब फ्रैंकली मैं बता रही हूँ,
सबको ही पैसे की ज़रूरत है, चाहे कोई जितना भी कमाए उनके लिए कम ही होता है। बट मेरा हमेशा इंटेंशन ये था कि मैं चलो प्रोफेशनली मैं काम करूँगी, क्योंकि मैंने जितना भाई मैं जब हार्ड वर्क करूँगी, मैं जब अपना काम करूँ उसका तो मुझे चाहिए मिलेगा, बिल्कुल। हाँ, बट साथ में ये हो कि हाँ मेरे से भी लोगों को फायदा हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपकी लाइफ में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से आपकी मुलाकात हुई जिन्होंने आपके फ्यूचर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस की थी। जब वो प्रेडिक्शंस रियलिटी बनने लगी तो एस्ट्रोलॉजी को लेकर आपका पर्सनल बिलीफ चेंज होने लगा? देखिए एस्ट्रोलॉजी को लेकर ना मेरा मैं जब छोटी थी ना, सबको पता है रामकृष्ण परमहंस देव, तो एक ना सीरियल आते थे टीवी पे, तो उसमें ना दिखाए थे कि रामकृष्ण परमहंस देव जी की जो मम्मी है उनकी डेथ हो जाएगी उनकी जन्म के बाद। उनके पापा ने ये प्रेडिक्शन किया था। और अगर हम महाभारत की टाइम में जाए, सहदेव नकुल दोनों ने ही बहुत बड़े मतलब एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने भी जो कुरुक्षेत्र के युद्ध था उसके बारे में भी उन्होंने पहले प्रेडिक्शन किया था। तो ये सब चीज़ें ना मैंने पढ़ा था और जैसे सीरियल वगैरह आते हैं उसमें देखा, तब ना मुझे थोड़ा सा मतलब ये सब चीज़ों में बिलीव होने लगे। और मैंने किसी एक मतलब एस्ट्रोलॉजर के साथ मैं मिली थी, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर जानना चाह रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा आप मतलब पीएचडी करोगे, आपके नेम के आगे DR, ऐसे उन्होंने बोला था मुझे कि ये चीज़ आपके नेम के आगे लगेगा। तो तब मेरा वो ही नहीं था, मैं इतना सोचा ही नहीं था कि मैं कभी रिसर्च फील्ड में जाऊंगी या मुझे रिसर्च करना है। तो तब जाके मुझे ये लगा, और धीरे धीरे जब मैं दिल्ली आई, फिर मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, बीएड कंप्लीट किया, फिर मैंने स्कूल्स में मैंने जॉब किया, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं मेरा ये जगह नहीं है, मुझे और कुछ बड़ा करना है। बिल्कुल। और ये आई थिंक सबको महसूस होता है, तभी वो एक ट्रांजिशन अपनी लाइफ में ला पाते हैं। आपके लिए एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का एक सब्जेक्ट है या डिफ़िकल्ट फेज में डार्कनेस के बीच में एक डायरेक्शन देने वाली लाइट भी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मैं खुद मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये सब चीज़ें मान के चलती हूँ। देखिए एक चीज़ देखिए, अगर मानिए कि आपको पता है आज बारिश होगी, तो आप वो प्रिकॉशन लेके चलोगे, बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है तो आप मतलब किसी भी सिचुएशन में फंस सकते हो, बिल्कुल, ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजर देखो, एस्ट्रोलॉजर मैं हमेशा ये कहती हूँ, एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, ये आपकी मेंटर है, आपके गाइड है। आपकी जो डेस्टिनी है वो किसी के पास नहीं है ये चीज़ चेंज करना, बट आप वो चीज़ मान के चलोगे। जैसे मानो कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर जब आपको प्रॉपर आपकी ब्लड टेस्ट होगा, सारा कुछ आपके डायग्नोस होगा, तब जाके आपको प्रॉपर दवाई देंगे। वो दवाई आपने डॉक्टर दिखा दिया, आप सही नहीं होगे, आपको दवाई लेना है। Correct. दवाई के साथ आपको टाइम टू टाइम जो खाना पीना है सब कुछ आपको प्रॉपर रखना होगा, तभी जाके आप रिकवरी करोगे, ठीक है ना। वैसे आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए हो और मतलब दिखा लिया कि आपने सोचा कि चलो मेरा तो हो गया काम, नहीं। और एक मतलब जब टाइम नहीं होगा, आप एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाओगे। ये भी मैंने सुना है कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी आपको तब मिलता है, मतलब जब तक आपका वो समय नहीं आएगा आप भटकते रहोगे, पर वो सही इंसान आपको नहीं मिलेगा। मैम एक सबसे बेसिक सवाल, एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत सारे लोग आज एक्साइटमेंट में देख रहे होंगे, अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी क्या है और आप इसको किस नज़रिए से देखते हो? देखो एस्ट्रोलॉजी को मैंने तो पहले ही बताया कि एक डिवाइन सब्जेक्ट के तौर पे मैं देखती हूँ। और इसको जैसे मैं ऐसे मानती हूँ कि मम्मी पापा, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें गाइड करते हैं, इस तरह से मैं सोचती हूँ। मैं मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो किसके साथ मैच करेगी नहीं करेगी, तो ये मैं अपना पर्सनल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ। तो इसमें क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी में जो चीज़ें मैंने देखा है, जो हमारी मतलब 9 प्लैनेट है, हम ना कठपुतली है प्लैनेट की। बिकॉज जैसे वो प्लैनेट चला, और ये जो 9 प्लैनेट है इसको कौन चला रहा है, कौन बैठे हुए है। एक बार अगर हम सोचेंगे ना, हमारे मतलब कुछ भी मतलब वो नहीं है हमारे हाथ पे, क्योंकि डेस्टिनी आपको, अगर आपकी डेस्टिनी ये है ना, आपको डेस्टिनी लेके ही जाते हैं। लेकिन मैम डेस्टिनी अगर मैं कई बार ये सवाल पूछती हूँ, मैं आपसे भी पूछूंगी, अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो कर्म की क्या आवश्यकता है? देखिए डेस्टिनी सब कुछ लिखा हुआ होता है,
ये तो बात सही है, पर इसीलिए बोलते हैं कि कर्म अच्छा करो। कर्म अच्छा इसीलिए बोलते हैं कि जैसे अगर हम कभी कभार देखते हैं हमारे मतलब इन जनरल लाइफ में भी कि भाई वो तो इतना गंदा काम कर रहे हैं पर कितना अच्छा लाइफ बिता रहे हैं, क्योंकि उसने ना पिछले जन्म में, क्योंकि हमारे ना पिछले जन्म और इस जन्म जो प्रारब्ध बोलते हैं वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो कर्म फल जो होता है, अगर हम प्रीवियस देखें, पितामह भीष्म, उन्होंने भी तो अपना कर्मफल भुगत के गए ना यहाँ पे। हाँ, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, कृष्ण जी, उन्होंने तो पूरी दुनिया का रचा है। जो महाभारत की जो युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र का, हमें सबको पता है कि क्योंकि धृतराष्ट्र ने किया था, राज ज्योतिष लाए थे उन्होंने कि भाई देखो, और तब था कि हाँ दुर्योधनी वो युद्ध में दुर्योधनी जीतेंगे, बट कहाँ पे जीते? क्योंकि कृष्ण जी ने तो सारे प्लैनेट्स का सब कुछ चेंज कर दिया था। वाओ, हाँ, ये नहीं मुझे स्टोरी पता थी। हाँ, एक्चुअली क्या है, जब युद्ध की बात हो रही थी महाभारत में, जब महाभारत में युद्ध की बात हो रही थी, तब उस टाइम अगर हम देखें प्रीवियस हिस्ट्री, हर एक राजा का राज ज्योतिष भी होते थे। तो कोई भी काम मतलब से पूछ के हाँ, होगा हर काम, ठीक है। तो तब जब उनको बुलाया गया कि हाँ हाँ बढ़िया चल रहा है, उनका ही तो टाइम है, टाइम तो फेवर कर रहे हैं, अब दुर्योधनी राजा बनेंगे, चलो ठीक है। अब युद्ध छेड़ दिया, जैसे युद्ध छेड़ दिया, 4 दिन के बाद जब देख रहे हैं कि सारे सैनिक वो हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तब धृतराष्ट्र ने राज ज्योतिष को बुलाया कि भाई क्या हो गया, 4 दिन हो गए, अब भी पंडित जी ऐसे चल रहे। कह रहे कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए। फिर 11 दिन हो गया, कह रहे अब तो ग्रह नक्षत्र की चाल बदल गए। किन्होंने किया है? भगवान श्री कृष्ण ने। क्योंकि देखिए अगर हम देखेंगे, जब हम कृष्ण जी के पास जब अर्जुन और दुर्योधन गए थे, दुर्योधन ने क्या किया? ईगो, अहंकार क्या किया? कृष्ण जी के सिर के सामने जाके बैठे हुए थे, और अर्जुन ने चरण के सामने, और उन्होंने क्या किया? कंप्लीटली सरेंडर। तो इसीलिए हमेशा भगवान के सामने अगर हम कंप्लीटली सरेंडर करते हैं तो उन्होंने ना मतलब हम जो चाहते हैं उससे ज़्यादा ही देते हैं। मैं तो ये मानती हूँ। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चार्ट लेकर आता है अपना, तो चार्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आप क्या देखती हैं? देखिए, अब अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन, कोई आते हैं मनी रिलेटेड प्रॉब्लम की, कोई आते हैं रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, किसी का शादी नहीं हो रहा है। अब अलग अलग मतलब प्रॉब्लम्स का अलग अलग हम मतलब प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे किसी का बच्चा नहीं होते है, तो किसी का शादी नहीं होते, किसी का जैसे माने कि हेल्थ इशू है, किसी का मेंटल प्रॉब्लम है कि दवाई भी कर रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम तब हम प्रेडिक्ट करते हैं। ओके। तो अब मान लीजिए, अब अभी आप बता भी रहे थे कि ग्रहों के बारे में, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, आप अगर अवेयर कर पाएँ, कितनी राशियाँ होती हैं, क्या कितने ग्रह होते हैं और उनका क्या हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है? देखिए, हमारे मतलब ज्योतिष में ये 12 और 9 अच्छा, ऐसे हिसाब है। ओके। 12 मतलब 12 राशि, ठीक है, और 12 हमारे हाउस होते हैं, ठीक है, ठीक है, और 9 हमारे प्लेनेट होते हैं, ओके, ठीक है। तो जो 12 हाउस है उसके अलग अलग मतलब एट्रीब्यूट है हमारे लाइफ में। अच्छा, प्लैनेट के एट्रीब्यूट नहीं है, हाउसेस के? नहीं, प्लेनेट के भी है। अच्छा, ओके, और हाउस के भी है, दोनों का ही है, ठीक है। जो प्लेनेट जहाँ पे बैठेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्लेनेट वो अपना रिजल्ट देते हैं। वाओ। हाउस नंबर 1 किसके लिए होता है? जैसे माने कि हाउस नंबर 1 मतलब हमें हमारे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। ओह वाओ, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी हेल्थ, सब कुछ मतलब खुद। हाउस नंबर 1 मतलब हम खुद है, ठीक है। हाउस नंबर 2 है फैमिली, फिर हमारी मनी हो गया, हमारी जो ईटिंग हैबिट है, ओके, ये सब चीजें, और भी बहुत कुछ। मतलब मैं अभी क्योंकि इतना हमारे पास मतलब टाइम का भी लिमिटेशन है, तो दैट्स व्हाई मैं मतलब छोटा छोटा करके मैं बता रही हूँ। ठीक है। हाउस नंबर 3 जो है वो हमारे सिबलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो छोटे छोटे जो हम ट्रेवल करते हैं, जिसको हम ट्रिप बोलते हैं, तो ये सब चीज को, फिर हमारी कम्युनिकेशन, हमारी राइटिंग, ये सब चीज हाउस नंबर 3 रिप्रेजेंट करते हैं। हाउस नंबर 4 होता है मम्मी की,
और हमारी जो फैमिली एनवायरनमेंट है, कि हमारे फैमिली का जो मतलब एनवायरनमेंट कैसे रहेगा, ये हाउस नंबर 4। ठीक है। हाउस नंबर 5 है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मतलब आपकी जो चाइल्ड होगी, हैं वो, और आपकी रोमांस, आपकी एंटरटेनमेंट भी। हाउस नंबर 5। और हाउस नंबर 6 है रोग रिपु ऋण, मतलब वहाँ पे हमारा सेवा दिखा जाते हैं कि हम किसको कैसे सेवा करें। ठीक है। और हमारे ऋण मतलब हमारा जो डेट होता है कि हम जैसे लोन्स वगैरह होते हैं कि कितने टाइम में हमारा ये रिकवरी हो जाएगा, कि हम कोई लोग होते हैं ना कि लोन लेके फंस जाते हैं। हाँ, करेक्ट। हाँ, बहुत लोगों के साथ है ऐसा। हाँ, कि ले लिया लोन, निपटा नहीं पा रहे, और उस जब लिया था तब परिस्थिति थी, लोन लेने के बाद सब बदल गया। वही तो ये चीज हमारे 6th नंबर जो हाउस है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जो मतलब अलग अलग तरह के जो डिजीजेस होते हैं, चाहे मेंटल हो चाहे हेल्थ हो। ठीक है। तो वो भी नंबर 6 रिप्रेजेंट करते हैं। अब हाउस नंबर 7 है हमारे स्पाउस और पार्टनरशिप। जैसे अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हो तो हम हाउस नंबर 7 देखते हैं। क्या देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि आप लोगों की कंपेटेबिलिटी कैसे होगी। ठीक है। और हाउस नंबर 7 में हम ये भी देखते हैं ना, रिलेशनशिप मतलब मैरिज। फिर हाउस नंबर 8 है एक, मतलब हाउस नंबर 8 है मिस्टीरियस। अच्छा। हाँ, तो इसमें ना ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाला चीज, मतलब हाउस नंबर 8 में ना आपको ऑकल्ट के साथ जुड़ा गया है, रिसर्च के साथ जुड़ा गया है, आपकी जो मैन्युफैक्चर, कोई चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो चीज़। अब हाउस नंबर 9 है हमारे लकी हाउस। वाओ। हाँ, वहाँ पे हम गुरु भी देखते हैं, हमारे लॉन्ग ट्रेवल देखते हैं, ये स्पिरिचुअली आप मतलब कौन सी उसके साथ इंक्लाइंड होंगे, ये सब चीज़ें हम हाउस नंबर 9 से देखते हैं। अब हाउस नंबर 10 हमारे करियर को दिखाते हैं, प्रोफेशन को। इवन हाउस नंबर 10 मदर इन लॉ को भी दिखाता है। यस। और हाउस नंबर 11 हमारी सोशल जो नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे हमारे ताऊ जी को, हमारे एल्डर ब्रदर को भी रिप्रेजेंट करते हैं 11 नंबर। हाँ। और हमारी विश, जो जैसे अगर हम कुछ मतलब विश फुलफिलमेंट के लिए भी हम हाउस नंबर 11 देखते हैं कि कभी कभार होता है ना, कोई क्लाइंट आते हैं कि हमारे मतलब विश फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है, हम कैसे करें, तो तब हम उसका भी रेमेडीज देते हैं। और हाउस नंबर 12 है आपका फॉरेन, आपकी एक्सपेंडिचर, आपकी बेड, और आपकी जो मतलब हॉस्पिटल हो गया, फिर आपकी जेल हो गया, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। हाउस नंबर 12। अच्छा, इन हाउसेस में आप एग्जैक्टली क्या देखते हैं कि इस घर में कौन सा ग्रह बैठा है और किधर उसकी दृष्टि है, कितनी डिग्री का है, ये सब क्या क्या देखते हैं? एक्चुअली देखिए, एस्ट्रोलॉजी में पहली बात है, पहले हाउस है। अब हाउस के अकॉर्डिंग कौन सी राशि में है, क्योंकि अलग अलग, जैसे आपने शायद सुना होगा लगन, तो ये जो लगन होता है, लगन जैसे अगर किसी की फर्स्ट हाउस में 1 नंबर है, दैट मीन्स वो नेटिव मेष राशि की है, एरिस की है। अगर किसी के हाउस नंबर 1 में 11th लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो नेटिव कुंभ राशि की है, एक्वेरियस एसेंडेंट की है। लगन मतलब एसेंडेंट। किसी किसी जगह में आप देखना ल लिखा हुआ है, किसी किसी जगह में एसेंडेंट ASC लिखा हुआ है। तो जो एसेंडेंट है वो भी बहुत कुछ इम्पैक्ट रखते हैं हमारे लाइफ में। एक तो हो गया मून साइन, एक हो गया हमारा सनशाइन। सनशाइन जो है वो है वेस्टर्न के लिए। एक्चुअली हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम मून साइन को ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। और लगन, तो लगन के अकॉर्डिंग आपका प्लेनेटरी पोजीशन दिखा जाता है कि कहाँ पे क्या है। अगर मानिए कि किसी का 9th हाउस में राहु है, तो उसका जो मतलब स्पिरिचुअली जो वो इंक्लाइंड होंगे ना, उसका जो मतलब राहु क्या है, राहु है अनकन्वेंशनल चीज़ को दिखाते हैं। ठीक है, जो चीज़ ट्रेडिशन पे नहीं है। तो मानिए कि वो हिंदू घर पे है, वो किसी दूसरे रिलीजन को एडॉप्ट कर लिया, या तो किसी दूसरे रिलीजन के साथ उसका मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन है, ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं। जैसे मानिए कि किसी के बर्थ चार्ट में मून 6th हाउस में है, तो 6th हाउस में मून होता है ना, तो एक्चुअली मून है बहुत सॉफ्ट प्लैनेट। तो मून का क्या रहता है, अगर मानिए कि अभी आप खुद के घर पे हो तो आप कंफर्टेबल हो। जब आप कोई आपकी एनिमी के घर जाओगे, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे ना। प्लैनेट भी ऐसे ही है,
ओके। हाँ, और हर प्लेनेट की लॉर्ड भी अलग है। जैसे मानिए कि मेष राशि और स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक, दोनों की जो हाउस लॉर्ड है एक ही है, मंगल। मंगल Okay. इनको मतलब उनका रूलर है। हाँ। जैसे मून का अब 4th नंबर जो कैंसर है, कैंसर जो राशि है, उनका जो मतलब उस वाले जो राशि का जो रूलर है, हाउस लॉर्ड है, वो होता है 4th हाउस की, मतलब 4 नंबर की जो राशि है कैंसर, वो है मून। Okay. जैसे अगर लियो का है हाँ। सन। ओके। हाँ तो ये इनके डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है हाँ कि ये इनके बिल्कुल। साथ कंफर्टेबल हाँ होंगे। ओके। अब अगर मैं ग्रह पर आती हूँ, अच्छा एक और सवाल मेरा इसमें है, बहुत सारे लोग ना, अब जैसे राहु की आपने बात की, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो जिनका 4, 13, 22, 31 को जन्म होता है वो राहु ड्रिवन लोग होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी मानती है ये चीज़? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, ये हो गया न्यूमरोलॉजिकली। ओके। ये जो अभी आपने जो नंबर बताया है, हाँ वो है न्यूमरोलॉजिकली भी हाँ। हम, क्योंकि मैं खुद भी मतलब मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ मैं। हम्म। तो मैंने अगर कोई न्यूमरोलॉजिकली कोई मतलब वो करने आते हैं कि नहीं मुझे न्यूमरोलॉजिकली मुझे बताओ कि मेरे लाइफ में क्या है, तो तब हम देखते हैं कि कौन सी। हाँ, पर हाँ ये भी बात सच है कि अगर 4th नंबर वाले जो है ना, वो मतलब अपना रौब दिखाना चाहते हैं कि मुझे और बहुत डोमिनेट करेंगे आपको, उनका ही सुनना है, जो 4th नंबर वाले होते हैं। और वो लोग हर जगह से ना मिसअंडरस्टैंड भी होते हैं। तो ये सब चीजें होते हैं 4th अच्छा नंबर भी तो वाले। होता होगा कुछ इनका। इनका अच्छा, देखो इनके लाइफ में ना स्ट्रगल भी बहुत है। हाँ। हाँ, उनका अच्छा है। जैसे जब वो हटके कुछ काम करते हैं, अगर हम देखें जैसे अमित शाह जी हमारे नंबर 4 है, AR रहमान नंबर 4 है। हाँ, कुछ अलग किया। हाँ, तो ये सब चीज़ें होते हैं। वाह, अगर हम देखा जाए, जैसे समुद्र मंथन का सबको पता है, तो राहु के दिमाग में ही तो आया था कि हमें कुछ हटके करना है। हाँ, हाँ, चलो तो देवता बन के हाँ पी लेते हैं हाँ, अमृत। तो वही वाला चीज़ है ना, राहु हमेशा। अनकन्वेंशनल हाँ, सोच तो रखता है। अलग उनका सोचिए, और राहु है एम्पलीफायर। या जिस प्लेनेट के साथ जुड़ेंगे, उस प्लेनेट की जो नेचर है, उसकी उसको जो बढ़ा क्वालिटी है, देंगे। उसको बढ़ा देंगे। बिल्कुल। राहु के भी क्या पॉजिटिव नेगेटिव एट्रीब्यूट होते हैं? जैसे मुझे किसी ने बताया था कि राहु वाले लोग जो होते हैं उनको एडिक्शंस बहुत होते हैं, पर मैंने तो राहु वाले ऐसे लोग देखे जो बड़े साफ सफाई पसंद है, कोई एडिक्शन नहीं, बिल्कुल सात्विक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, दान करते हैं। तो क्या राहु ग्रह का भी कुछ अच्छा और बुरा होता है कि ये ग्रह के असर आपके ऊपर अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है ऐसा? बिल्कुल। देखिए, मतलब जैसे देखिए, अगर हम इंसान को सोचते हैं, जैसे मानिए कि चलो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन, आपको दिया गया इतना कि आप ये डोज आप लोगे, लोग हैं, हाँ, अगर इससे ज्यादा लोगे वो भी आपका साइड इफेक्ट करेगा। साइड इफेक्ट होगा, अगर बिल्कुल, इससे कम भी लोगे उसका भी कोई इफेक्ट नहीं कोई होगा। इफेक्ट हाँ। नहीं होगा। वैसे ही प्लेनेट भी वैसे ही है। ओके। ठीक है, मैं खुद कहती हूँ, क्योंकि मैंने जितने सारे चर्च देखा है और जितना मैंने देखा है, लोग ना आजकल ना लोग मतलब अपने लाइफस्टाइल के लिए खुद ये सब चीज़ों में फंस रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो वो जाके वहीं पे देखो। जैसे हम पहले किचन में खाना खाते थे, आजकल क्या करते हैं, टीवी चल रहा है भाई, बेडरूम में बैठ जाओ। पर बेडरूम में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ना राहु खराब होते हैं। अच्छा। और आपकी एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। ओके। हाँ तो खाना खाने का स्थान अलग होना चाहिए। हाँ, और अगर स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, अगर राहु 12th हाउस में होते हैं, हाँ। तो आपको बिल्कुल भी मतलब बेडरूम में खाना खाना नहीं चाहिए। आपको किचन में ही बैठ के खाना खाना चाहिए। जैसे पहले के ज़माने में हम नीचे बैठ के खाना खाते थे ना, तो क्यों, मंगल के साथ रिलेट कर, क्योंकि मंगल भूमि है। वाओ। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली आजकल ना लोगों ने मतलब रिचुअल को रेमेडी के साथ जोड़ दिया। जब हम रेमेडी करते हैं, डर जाते हैं कि नहीं भाई मुझे रेमेडी करना है। हाँ। अगर हम बोलते हैं कि नहीं ये रिचुअल है तो फॉलो नहीं करते। तो दैट्स व्हाई कुछ लोगों ने डराने के लिए भी ये सब चीज़ों को डेवलप मतलब किया है। मैंने ना ये इसी पे मैं एक सवाल आपसे करती हूँ। मैंने कई लोगों से सवाल पूछा है कि लोग कहते हैं कि आपको अपना शनि अच्छा करना है तो गरीबों को दान करो, मगर गरीबों को दान शनि अच्छा करने के लिए थोड़ी करना चाहिए, वो तो उनकी ज़रूरत है। और अगर ईश्वर ने हमें कुछ दिया है तो हमें उन्हें देना चाहिए, तो एक अच्छी चीज़ है। किसी ने मुझे कहा कि मैं राहु ड्रिवन हूँ, आई एम 4th, कल मेरा जन्मदिन भी है, तो किसी ने मुझे कहा कि आप अपना बाथरूम साफ़ करिए और ये सब।
अब मैंने बचपन से अपनी मम्मी को सब चीज़ सब करते थे, बट बाथरूम वगैरह शी क्लीन्स बाय हरसेल्फ, तो वो देखा मैंने, दान करते हुए उनको बहुत देखा। तो मेरे लिए तो जीवन जीने का तरीका ये है। अब आप उसको रेमेडी की तरह अगर ले रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है। उन्होंने सिखाया ही ये, संस्कार ही ये थे। तो क्या आपको भी लगता है कि अच्छे संस्कार, अच्छी डेस्टिनी और जो पूर्व जन्म के बुरे कर्म है उनको काटते हैं, और आप जो जो लोग बहुत परेशान हैं कि हम कुछ अच्छा नहीं हो रहा और रेमेडीज कर रहे हैं कि आज 4 चींटियों को हमने वो दाना डाल दिया, आज 2 गाय को हमने, व्हाट शुड बी द इंटेंशन? इसके जो हम अच्छे काम करते हैं इनके पीछे रेमेडी वाली सोच होनी चाहिए, ये वो हमारा कर्तव्य है, ये वाली सोच होनी चाहिए? देखिए, इंटेंशन हमेशा अच्छा रखो। अगर क्यों, देखिए एक बात सुनिए, बहुत सारे लोग करोड़ों में भी खुश नहीं है, दवाई खा रहे हैं, या तो घर पे कलेश है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोग आप देखिए 5000 में भी अपना घर चला रहे, कितना खुश। और हस्बैंड वाइफ को देखो तो वो कहती है मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश हैं, एक टाइम खा रहे हैं तब भी बहुत खुश हैं, दे एंजॉय। जो इंटेंशन है ना, जैसे माने कि अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई, एस्ट्रोलॉजर के पास लोग जाते हैं मजबूरी में, और मैं सोचती हूँ, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई मजबूरी में आ रहा है ना भाई, इनका हेल्प करो। हाँ, मैं चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, एक अगर हम जैसे हम मतलब चार्ट देखते हैं ना, बहुत मेहनत होते हैं। मैं खुद कहती हूँ, मैं जब चार्ट लेके बैठती हूँ, एक चार्ट लेके मिनिमम मुझे 3 से 4 घंटा लगता है। उसके बाद भी मैं 360 डिग्री एंगल में मैं देखती हूँ कि कहीं पे जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ तब तक मैं क्लाइंट को कुछ नहीं बताती हूँ। और मैं खुद को बार बार जज करती हूँ कि कहीं पे मेरा छूट तो नहीं गया, कहीं पे मेरा लैक तो नहीं है। तो ये चीज होना चाहिए। हाँ, जितना तुमने मेहनत किया है उसका तुम पैसा लो, बिल्कुल, पर लूटो मत पर किसी को डरा के धमका के या किसी को लूटना नहीं है। भाई तुम्हारे पास आए क्यों? बिकॉज वो लोग हेल्प चाहते हैं, और भगवान तो हमें खुद आके हेल्प नहीं करते, करेक्ट, क्योंकि किसी के थ्रू ही हमें कराते हैं। और मेरा भी इंटेंशन हमेशा यही रहता है कि हाँ, मुझे भी नीड है, सबको नीड है पैसे की, पर जितना मुझे जरूरत है कि हाँ मैंने इतना मेहनत किया अकॉर्डिंग टू माई मतलब वर्क, तुम मुझे पैसा दो। दैट मीन्स ये नहीं कि तुम्हारी मजबूरी का मैं फ़ायदा उठाऊंगी। मुझे आपसे बात करके आज ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने एक बार भी वो उस तरह से बात नहीं की कि ये ग्रह ये बिगाड़ देगा, ये सही कर देगा। वो आपने बड़ा पोलाइट तरीके से, बड़ी समझदारी से हर एक बात को, वही ना, यू आर अ रिसर्चर, तो जब रिसर्च करने वाला बंदा बात करता है तो वो कोई वेग टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करता। इसी बात पे मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे ग्रह होते हैं, तो अब आप न्यूमरोलॉजी भी करती है, तो क्या आप इस तरह से ग्रह देखती है कि नंबर 1 वाला जो है वो रूल होगा बाय सन? इन ग्रह के भी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक दे, मैं आपको नंबर देती हूँ, आप मुझे कैरेक्टरिस्टिक बताइए, ठीक है? नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं, वो ये लोग थोड़ा सा ना डोमिनेटिंग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होते हैं उनके, कि हमें नंबर 1 रहना है हर कुछ में। जैसे सन जी, जैसे हम मतलब अगर आप सोचेंगे कि आज जैसे कभी कभार बरसात होता है, आज अरे भाई आज तो पता नहीं दिन कैसे अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ना, पापा के बिना हम मम्मी को बोलते हैं, हाँ, पर पापा के बिना भी अच्छा नहीं लगता है, हाँ, ठीक है ना। और एक तरह से देखा जाए पापा ही सब कुछ है। अगर क्योंकि हम मतलब अगर स्पिरिचुअली भी जाएंगे, सन को हमने शिव जी के साथ भी तो रिलेट किया है, मून को हम शक्ति के साथ रिलेट किया है, और सन मून हमारे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ना, हाँ, हमारे लाइफ में, क्योंकि सन मून के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, पूरी पृथ्वी, क्योंकि मम्मी के बिना भी तो कुछ नहीं होगा, घर पे आके पहले मम्मी चाहिए होता है। सो सन वाले जो लोग होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं, लीडरशिप वाले लोग होते हैं। इस तरह के लोगों को आप क्या टिप देना चाहेंगी? एक जो लोग 1 तारीख को या सन ड्रिवन जितने भी लोग हैं, उनको कोई एक आप टिप देना चाहे तो? इन लोगों को ना ईगो नहीं रखना चाहिए। अगर उनके अंदर ईगो आ जाएगा ना तो सन खराब हो जाएगा। ओके, कोई एक रेमेडी सन वालों के लिए? सन वालों, देखिए ये मैं इन जनरल बता रही हूँ, और अगर मानिए कि इन जनरल, क्योंकि आपने इन जनरल मुझे बताया, और स्पेसिफिकली अलग होता है अगर कुंडली में कहीं पे सन एफिलेक्टेड है, कोई जनरल रेमेडी, तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हो रोज। हाँ, 8 बजे से पहले। उसमें थोड़ा सा कुमकुम, और जैसे हिबिस्कस फ्लावर होता है ना, अगर वो चढ़ा सकते हो तब तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 नंबर वाले तो जिंदगी में राइज करेंगे। 2 नंबर वाले लोग? 2 नंबर वाले लोग होते हैं मून। उन लोगों का ना थोड़ा सा नेचर ऐसे होते हैं इमोशनल। फिर इन लोगों का थोड़ा सा होता है कि मतलब केयर करने वाले। हाँ, और मून को हमने पानी के साथ भी जोड़ा है, हमारे कैश फ्लो के साथ भी हमने मून को जोड़ा है, इवन 3rd वाइफ भी मून है जी। हाँ, अच्छा, हाँ,
ओके तो ये सब चीज़ें हैं। ओके तो हाँ। मून वाले लोगों के लिए अगर एक रेमेडी, क्योंकि ये लोग इमोशनली बड़े डायलेमा में रहते हैं हमेशा, हर एक स्टेज को इमोशनली देखते हैं, तो कभी कभी प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो एक कोई रेमेडी, कोई सजेशन आप इनको देना चाहें तो? जैसे मून वाले लोग, अगर मम्मी पास है तो अब मम्मी को जाके हक कर लो, मम्मी के साथ बात कर लो, ठीक है, क्योंकि ये साइंस भी कहते हैं, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं हाँ, कहते। आपको एंजाइटी कम होती है अपनी हाँ, मदर से बात हाँ, करके? अगर आप मम्मी पास नहीं है फ़ोन पे बात कर लो। हाँ अगर मम्मी मतलब किसी के है नहीं, तो आप जैसे जिस दिन फुल मून डे होते हैं, आप चंद्रमा के सामने जाके बैठ जाओ। वाह, ये रेमेडी होती, इतनी हाँ, आसान रेमेडी। हाँ। तो ये जो मार्केट में लोगों ने फैला रखा है कि आपको जी इतना महंगा रंग पहनना पड़ेगा, इतने रत्ती का, वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखो, लाइफ को अगर आप सिंपल करोगे तो सिंपल, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड। वाह। तो ये जितने भी व्यूअर्स हैं मुझे थैंक्स बोलने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको किसी एक ऐसे इंसान से मिलवा दिया है अब जो इतनी सिंप्लीफाई तरीके से काम कर रही है। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो रादर देन आप किसी गलत इंसान के साथ फंसे, किसी ऐसे इंसान के पास आए जो साधारण तरीके से आपकी परेशानी का समाधान कर दे, ना कि आपकी परेशानी को बड़ा करके बताए। अभी बहुत सारे लोग 3 नंबर वाले भी होंगे, 3 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं और इनके लिए एक रेमेडी आप क्या बताएंगे? 3 नंबर वाले ना, हम गुरु के साथ जुड़ा है, जी ठीक है, और गुरु का होता है ना ज्ञान, कितना ज्ञान हम एक्योर कर Knowledge, सकते हैं, हाँ। कितना हम मतलब देखे कि हाँ ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ये भी जानना है, वो भी जानना है, तो ये चीज होता है ओके नंबर 3 वालों के साथ। ठीक है, इनके लिए कोई एक अच्छी रेमेडी हम बताएं इन तो? इनका ना मतलब सीखते रहो कोई भी चीज, जैसे मानो कि जहाँ पे भी कुछ मतलब हमेशा अच्छी चीज, हाँ ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी मतलब सीखना शुरू कर दिया। अब देखिए मार्केट में सब्जेक्ट बहुत कुछ है, वो सब्जेक्ट सीखो जिसको आप मतलब एज ए स्किल भी यूज कर सकते यूज हो। कर पाओ, लोगों हाँ। की मदद कर पाओ। नंबर 4, मैं तो नंबर 4 हूँ, मेरा बताइए। नंबर 4 है राहु। अब राहु वालों को क्या होता है ना, ओवर थिंकिंग होता है। हाँ। वो लोग ना ओवर थिंक करते हैं और हमेशा ना खुद को थोड़ा सा मतलब अलग दिखाना चाहते हैं, हाँ। कि भीड़ में भी मैं अलग हूँ। हाँ ठीक है ना, ये चीज होता है राहु वालों का। जी। तो राहु का ना हमेशा दुर्गा माता का मंत्र चैंटिंग करो, वाओ, या तो दुर्गा माता की मंदिर विजिट करो, ओके। या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दुर्गा सप्तशती आते हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ, वो आप चैंट पाठ करो या करो। तो आप सुनो। पाठ करो। आजकल यूट्यूब में आ रहे आ हैं, रहे या तो हैं। आपके पास टाइम नहीं है, आप सुनते रहो। अच्छा अच्छा, इसी में अभी हम 4 नंबर के बाद 5 पे भी बढ़ेंगे, पर एक सवाल मेरा है, मूलांक और भाग्यांक वाला, मतलब 4 नंबर ड्रिवन अगर कोई है, 4 उसका मूलांक है, 9 उसका भाग्यांक है, तो भाग्यांक भी कुछ बदलता है? बिल्कुल। देखिए मूलांक क्या है, मूल्यांक है हमारे पर्सनैलिटी, जी, हम मतलब हमारे पर्सनैलिटी में क्या ट्रेट्स हम रहेंगे। कैसे होंगे? हाँ, अब भाग्यांक क्या है, डेस्टिनी, बोल ही तो दिया है डेस्टिनी। हाँ, तो आप घूम फिर के वहीं पे जाओगे। अगर मानिए कि किसी का मूलांक जैसे आप बता रहे 4 हो है। 4 नंबर है, वो तो ऐसी भीड़ में अलग खुद को हाँ। मतलब एक मतलब राजा जैसा। हाँ, और 4 भाग्यांक ऐसा। 9 है तो? भाग्यांक 9 मतलब क्या, 9 मंगल की नंबर है ना, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एग्रेशन, कोई भी काम करते हैं ना एनर्जी लेके काम करेंगे। या तो जैसे आप उनको ज्यादातर आप जैसे डिफेंस में, पुलिस में, ऐसे आप देख सकते हो। ओके, ये सब जगह में। तो भाग्यांक डिसाइड करेगा कि आप किस सेक्टर में जाएंगे। अच्छा, लोग बहुत सारे कहते हैं कि भाग्यांक ही डिसाइड करेगा कि आपका किस की तरफ रुझान होगा, जैसे जिसका भाग्यांक 9 है उन लोगों का बजरंगबली की तरफ बड़ा हाँ जी। रुझान होता है, ऐसा होता है? हाँ, ये तो होता है, पर मतलब स्पेशली ये दिखाते हैं आपके कैरियर को। ओके, भाग्यांक जो है डेस्टिनी Destiny नंबर, वो आपके कैरियर मतलब आपके कैरियर कौन सी दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, और स्ट्रगल लोगों का इसीलिए होता है बिकॉज हमें ना मतलब बढ़ चढ़ के बात मानना चाहिए, प्लेनेट की बात सुनना चाहिए। जैसे मानिए कि आप जीपीएस लगाया, अब आपने सोचा भाई जीपीएस क्या है, मुझे खुद को पता है रास्ता मैं खुद जाऊंगी, अब जाके देखे वहाँ पे गड्ढा है, ये है, तो अब तो स्ट्रगल करोगे। तो मैंने मतलब मैं जितना एक्सपीरियंस मेरी है उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। हम प्लेनेट के कठपुतली है, हमें उनके बात सुनना है। अगर हम किसी को देख रहे हैं ना कि उनकी लाइफ बहुत स्मूथ जा रहे हैं, बिकॉज या तो उन्होंने किसी ना किसी तरह, या तो वो जान के या तो अनजान होके कोई रेमेडीज कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, या तो अपना लाइफस्टाइल वो ठीक रख रहे हैं। वाओ। अच्छा, अब आते हैं नंबर 5 वाले लोगों पे। बड़े लोग होंगे जिनका वही 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को पैदा हुए हैं, तो ये 5 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं और इनको कोई रेमेडी हो? ये तो बड़ा लकी नंबर भी लोग बताते हैं कि बहुत एक्चुअली 5 नंबर को ना बैलेंसिंग नंबर बोलते हैं।
ओके। ये ना बैलेंस करते हैं। तो जो 5 नंबर वाले होते हैं ना, वो लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं। उनके अंदर बुध जो है, बुध की एनर्जीज होते हैं। ज्यादातर आपको बिजनेसमैन मिलेंगे कि बिजनेस में वो लोग जाते हैं, या तो कोई कम्युनिकेशन वाली काम कर रहे हैं कि किसी के साथ कम्युनिकेट करना, सेल्स में या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरह की फंक्शंस में। तो ये सब काम करते हैं। तो नंबर 5 वाले बहुत एनालिटिकल भी होते हैं और इनकी मतलब दिमाग में हमेशा बिजनेस चलते रहते हैं। अगर माने कि वो मोमोज भी खा रहे हैं, सोचेंगे भाई मोमोज का इन्होंने ये लगाया स्टॉल, कितना आज का प्रॉफिट होगा, कितना उनका रॉ मटेरियल लगा होगा। तो ये चलता रहता है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरे आसपास कुछ लोग हैं बुध की एनर्जी वाले, और उनको हर चीज में बिजनेस दिखता है बहुत अच्छे तरीके। हमको भी लगता है कि यहाँ से भी आ सकता था बिजनेस, उनको पता होता है वहां से भी आ सकता है। इनके लिए एक रेमेडी आप अगर कोई सजेस्ट करें। उनका वो है मंत्र चैंटिंग करो। किसका? ये मरकरी का। ओके। हर एक प्लैनेट का भी एक मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। अच्छा। एक्चुअली हमारी जो वैदिक मंत्र है ना, बहुत इफेक्टिव, बहुत। लेकिन राहु का मंत्र करने के लिए तो बहुत लोग मना करते हैं। मंगल का मंत्र महिलाओं को बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये ना कुछ चीजें ना मीथ फैला के रखे हैं। हाँ, इन लोगों ने बोला है। हाँ, तो ये सब आप राहु की मंत्र ना बोलो ना, आप दुर्गा माता की सप्तशती पाठ करो, कर लो। हाँ, ठीक है। फिर जो कन्याएं है ना, जैसे हम कंचक बिठाते हैं, कंचक क्या है, उनका पैर छू के आशीर्वाद लो, राहु अपने आप ही शांत हो जाएंगे। हनुमान जी का, क्योंकि राहु अगर कहीं पे मंगल मानिए कि 12th हाउस में किसी का राहु अपने आप ही बैलेंस्ड। अच्छा। हाँ, किसी के बर्थ चार्ट में मंगल 12th हाउस में, राहु कहीं पे भी हो, बैलेंस हो जाएगा। हाँ। वाओ। तो आप हनुमान जी का वो हनुमान जी के वो हनुमान चालीसा पढ़ी है, या तो जो हनुमान जी की जो बीज मंत्र है वो पढ़ी है। हाँ। ओके। अच्छा, नंबर 6 वाले लग्जरी ड्रिवन लोग होते हैं। ये तो मुझे पता है। लेकिन और कोई वीनस की ऐसी एट्रीब्यूट्स है जिनके बारे में लोग नहीं जानते? देखिए, वीनस हमारी स्किन की ग्लो भी है। अच्छा। हाँ, अगर किसी की वीनस अच्छे होंगे ना, तो उनका स्किन ना अलग से ही चमकते रहेंगे। कुछ वीनस अच्छा करने की कोई रेमेडी होती है? आप दही लगाओ। अच्छा। गाय का सेवा करो। ओके। हाँ, फिर आप मंदिर जाके दही डोनेट करो। दही? हाँ, कर्ड वीनस से रिलेटेड है। आप रोज लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वीनस बहुत, जैसे अगर बर्थ चार्ट में आपने देखा है कि वीनस आपकी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है वीनस की, वीनस हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। हाँ, अगर किसी की चाइल्ड इशू आता है ना, जैसे चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, तो वो वीनस की प्रॉब्लम होती है। वीनस की प्रॉब्लम होती है। ओके। लेकिन लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि लग्जरी होता है और कुछ बताते ही नहीं। वीनस हमारे बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल भी है। ओके। Yes. तो आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ से भी जुड़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लग्जरी से जुड़ा है। नहीं। हेल्थ से, लुक से, पर्सनालिटी से। बहुत बढ़िया। नंबर 7 वाले लोग? स्पिरिचुअल इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। हाँ, और मतलब उन लोगों को है मतलब डिटैचमेंट। हाँ। केतु मतलब डिटैचमेंट, ठीक है। तो और डेप्थ, किसी भी चीज का उनको डेप्थ देखना है। रिसर्च में बड़ा अच्छा करते हैं ये लोग। तो ये सब मतलब होता है केतु वालों के लिए या नंबर 7 के लिए। लेकिन केतु वालों के पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं। हो सकता है यहाँ और बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हों जिनके बच्चे का जो नंबर 7 का हो या केतु ड्रिवन हो। पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि बच्चा ना हमने बाहर पढ़ने भेज दिया, बात नहीं करता, या बड़ा डिटैच रहता है, या फिर एक समय के बाद घर छोड़ दिया, बैराग ले लिया। ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों से अलग नहीं होना चाहते, या वो चाहते हैं कि बच्चा डेफिनेटली स्पिरिचुअली एक्टिव रहे मगर हमारे साथ रहे, आसपास रहे। कुछ एक रेमेडी आप केतु के लिए बता सकते हैं? देखिए, एक बात मैं कहती हूँ, स्पेशली जो हमारे इंडियन पेरेंट्स है, हमें ना सोच बदलना चाहिए। मैं जितना समझती हूँ, देखो, जब हम चल नहीं पाते हैं ना, तो मम्मी पापा हम लोगों को पकड़ पकड़ के चलाते हैं। जब हम चलते हैं तो मम्मी पापा हम लोगों को पकड़ते नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि अब वो चलना सीख गए। तो वही चीज अब हमारे पेरेंट्स को क्या है ना, बच्चों को हम पकड़ के रखना चाहते हैं। एक टाइम के बाद छोड़ना सीखो, और मुझे लगता है छोड़ने में ही ज़्यादा लोग खुश रहते हैं। कोई चीज़ को, चाहे इमोशन हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, आप कोई चीज़ को ना जितना पकड़ोगे ना उतना आपको मतलब दुख ही मिलेगा। मैं जितना समझती हूँ, और मैं अपने पर्सनल मतलब लाइफ के एक्सपीरियंस में मैं कह रही हूँ, जब आप चीज़ों को छोड़ दोगे ना, आप करो, ड्यूटी करो। जैसे आपकी ड्यूटी एज ए मदर,
कि हाँ मुझे सुबह उठना है, मुझे जॉब जाना है, मुझे खाना बनाना है, आप अपना ड्यूटी करो, पर इतना अटैच भी मत हो, कोई भी चीज को पकड़ो नहीं। आप अपना ड्यूटी करो, आप अपना जैसे आने के बाद बच्चों को पूछो, ऐसे नहीं कि हर चीज में आप जाके इन्वॉल्व हो। वो इन्वॉल्वमेंट ना, अब देखो अगर मैं आपकी हर चीज में इन्वॉल्व हो जाऊंगी, आपको भी इरिटेशन फील होगा। अब स्पेस चाहिए होता है। नंबर 7 वाली फीमेल्स भी बड़ी परेशान रहती हैं, मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज फेस करती हैं। देखिए अब केतु जहां पे बैठेगा ना, वहीं पे आपका डिटैचमेंट, तो आपको वो चीज मान के चलना पड़ेगा। अगर माने कि 7th जो हाउस है उस पे केतु है, अगर आप पूरे दिन हस्बैंड के पीछे लगे रहोगे ना, हस्बैंड कहाँ गए, किससे फोन पे बात किया, किसका कॉल आया, तो और छूटते जाएंगे। उसको छोड़ दो, तब देखना हस्बैंड अपने आपके पीछे भागेंगे। पर राहु वाले के लिए उल्टा, अगर राहु है तब फॉलो करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आपको प्लेनेट की नेचर समझना चाहिए। हाँ। अगर हम प्लेनेट की नेचर नहीं समझेंगे, क्योंकि देखिए मैंने जितना देखा है, जिनकी फोन नंबर मतलब 4th हाउस में केतु है, उनको घर से बाहर जाना ही है। अगर वो घर से नहीं बाहर जाएंगे वो स्ट्रगल करेंगे, उनका स्ट्रगल है ही लाइफ में। वो अपने नेटिव लैंड में रहता है ना, तो उसको स्ट्रगल होगा ही होगा। ओके, उसको घर छोड़ना पड़ेगा। हाँ। राहु तो वैसे भी घर छुड़वाता है। हाँ, और राहु भी 4th नंबर राहु भी आपको समझना है कि कहाँ पे मेरे प्लेनेट कहाँ पे बैठे हुए। मैं ये कहती हूँ सबको कि आप लोग जानो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो तो बहुत बढ़िया। अगर हम लोग जैसे अगर मुझे ABCD आते हैं तो मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ABCD, अगर वो कोई गलत बोल रहे हैं तब भी मैं उसको पकड़ सकती हूँ कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, यहाँ पे तुम करेक्ट करो। अगर मुझे नहीं पता तो मैं वो चीज में मैं क्या हूँ, मतलब मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है, तो मुझे तो कोई भी पागल बना के जाएंगे ना, बुद्धू बना देंगे। अवेयरनेस होनी चाहिए। आज आपके साथ पॉडकास्ट करने का और ये सवाल पूछने का रीजन यही है कि इन लोगों को लोग न्यूमरोलॉजी के चक्कर में, नंबर्स के चक्कर में ये बताते हैं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये कर लो, वो कर लो। रेमेडीज भी बहुत मतलब बड़ी मुश्किल रेमेडी कि भाई 5 लाख रुपए का तो सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर 200 दिन आपका हवन होगा, तब जाके आपका ग्रह शांत होगा। इस तरह की बातें करते, तो वही मिथ्स में बर्स्ट करना चाह रही थी आपसे, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछे। नंबर 8 वाले लोगों के लिए अगर आप बताना जैसे देखिए नंबर 8 वाले लोगों का लाइफ में स्ट्रगल होता है, उनका सब कुछ मतलब डिले होते हैं, और उनके लाइफ में ना लक नाम की कोई चीज नहीं होते, सब मेहनत, मतलब कर्म प्रधान, कर्म करते जाओ, तो ये है। पर नंबर 8 वाले जब मतलब, क्योंकि शनि का नंबर है, शनि स्टेबिलिटी भी दिखाते हैं। शनि अगर हमें मतलब लोग क्यों डरते हैं, और एक मतलब लोगों ने डरा के भी रखा है, शनि अगर आपको मतलब मनी नहीं देते हैं, ऐसे तो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में शनि इज मनी, बट शनि आपको वेल्थ देते हैं और स्टेबिलिटी के साथ। राहु आपको आज राजा बनाएंगे, कल रंक बना देंगे, पर शनि जब आपको देंगे ना तो आपका वो पूरा मतलब आपकी जनरेशन टू जनरेशन रहता है। वंडरफुल। हाँ, तो ये चीज नंबर 8 वाले क्या, अब मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में मैं गई, बहुत मतलब मेरे पास क्वेश्चन आया कि नंबर 8 वाले सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाए। मैंने बोला क्यों, अपने पिता को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं? नंबर 8 वाले अपने पिता को रेस्पेक्ट नहीं करते। तो अगर हम इसको रेमेडीज के साथ जुड़े तब तो अलग चीज है। हाँ, कहीं पे शनि ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे मानिए कि शनि 2nd हाउस में है, तो आपको ना नंगे पैर 43 डेज भगवान के पास जाके बोलना है कि भगवान मेरी जो भूल चूक हुई है वो मुझे माफ कर दो। तो ये चीज है। जैसे शनि का रेमेडी में हम जैसे अंडर प्रिविलेज लोगों को दिखाते हैं, हेल्प करते, तो वैसे भी तो हम कर भी तो सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, ह्यूमन बीइंग भी तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसे पेंडेमिक के टाइम आप देखिए, अगर हम देखते हैं किसी की कोई दिक्कत हुआ है, सबसे ज्यादा फंसे कौन? ह्यूमन। घर बंद, सारे एनिमल्स तो बाहर घूम रहे थे, करेक्ट, ठीक है, और कमाते कौन है? अगर हम सोचे सिर्फ ह्यूमन कमा रहे हैं और कोई एनिमल्स नहीं कमा रहे, बिल्कुल, पर तो, वो सबसे आजाद थे। हाँ, तो हमारी ये ड्यूटी है, मतलब जो लोग जीव को मतलब एनिमल्स को, चाहे कोई भी फॉर्म में हो, चाहे डॉगी हो, चाहे कैट हो, चाहे कोई भी हो, तो उनको मतलब आप सेवा कर रहे हो, मतलब ईश्वर का सेवा हो रहा है। वाओ। नंबर 9 वाले लोग कैसे होते हैं मैम? नंबर 9 वाले बहुत एनर्जेटिक हमेशा, और उन लोगों का थोड़ा सा एग्रेशन भी रहेगा, ठीक है, और उनके अंदर मतलब
बहुत एम्बिशियस भी होते हैं, वाह, नंबर 9 वाले। और उनका जैसे होता है ना कि उनको बोलना पड़ता है, जैसे हनुमान जी को होते थे ना कि कभी कभार मेमोरी लॉस हो जाते थे, कि उनको मतलब भूल जाते थे कि हमारे अंदर कितना पावर है, तो वो नंबर 9 वालों में होता है। ब्यूटीफुल। और ये तो हो गया चलिए न्यूमरोलॉजिकली। अब मान लीजिए एक चार्ट है, अब कोई व्यक्ति जिसका मूलांक 4 था, भाग्यांक 9 था, हमने उसके बारे में बात की। अब एक चीज़ तो न्यूमरोलॉजी होगी, दूसरी चीज़ आ गई चार्ट, ग्रह दशा भी होती है। जैसे आप बता रहे थे कि गुरु का इस समय ट्रांजिशन हुआ, ये कैसे काम करता है? जैसे देखिए दशा ना, अगर आप बोलोगे ना कि दशा हमारे कैसे होता है पता है, न्यूमरोलॉजिकली अलग होता है, और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली जाते हैं उसका दशा अलग होता है। ओके, ठीक है, तो कभी कभार ना हम इतना मतलब कभी कभार हम इतना समझदार हो जाता है ना कि जैसे हम होता है ना कि बीमार पड़ गए, केमिस्ट हाँ। के पास गए, भैया ये है दे दो, पर हम ठीक ही नहीं हो रहे हैं। हम्म, तो खुद जैसे आपका जैसे कहीं पे देख लिया, अरे गुरु का दशा, आपका गुरु का दशा है, आपका गुरु का दशा आपके लिए अच्छा है, वो दशा मेरे लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है। ओके, वो अब डिपेंड करेगा एस्ट्रोलॉजिकल हाँ, चार्ट पे, वो आप देख के वही बताते हैं। ये चार्ट पे डिपेंड करेगा, आपकी चार्ट में गुरु की प्लेसमेंट कहाँ पे है। गुरु की दशा एक नवतारा करके एक हमारे कॉन्सेप्ट है अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में, ओके, तो वहां पे मतलब हम देखते हैं कि कौन सी दशा किसके लिए अच्छा है, वाह, किसके लिए अच्छे मतलब रिजल्ट दे रहे हैं, किसके लिए बुरे रिजल्ट दे रहे हैं। बहुत तो बढ़िया। तो वो चीज़ हमें देखना चाहिए। हम जैसे ऐसे ही चले गए, अरे जैसे आजकल रील्स वगैरह में आ रहा है, हाँ। यूट्यूब में, तो लोग सोच रहे हैं अच्छा शनि की दशा आपका अच्छा नहीं है, मेरा भी नहीं है। नहीं, कुछ कुछ शनि की दशा किस कुछ कुछ बहुत अच्छा हाँ होता है, मैंने सुना है कि हाँ लोग राजा बन हाँ जाते बिल्कुल हैं। होते हैं, क्योंकि वो आपका प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। हाँ, और वो जो आपका शनि का जो दशा है आपके कौन सी उसमें आ रहा है, नवतारा के कौन सी सीरीज में आ रहा है, ओके, नवतारा की एक सीरीज है, ओके, तो वहां पे क्या है ये देखना पड़ता है। अगर हम सोचेंगे आपको ये रेमेडी है, अरे मेरा तो ये है मैं भी करूं, उल्टा उल्टा रिएक्शन होता है। ओके। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे आपने बोला, मैं एक नॉर्मल पैटर्न बताती हूँ। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये पॉडकास्ट जनरल ऑडियंस के लिए, तो अवेयरनेस के लिए, जब हम किसी के पास जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, वो जी डेट ऑफ बर्थ ये है, ऐसा ऐसा चार्ट बनाएंगे, और या किसी सॉफ्टवेयर पे अब तो बनाने लगे हैं, हाथ भी पेन भी नहीं चलाने पड़ता उनको, और बता देते हैं। आपने बोला कि आपको 3 से 4 घंटा लगता है एक चार्ट को देखने में, तो ये जो लोग 2 मिनट में चार्ट देख के बता रहे हैं, और जिनके यहाँ सुबह डॉक्टर की तरह ओपीडी में लाइन लगी है 150-200 लोगों की, परेशान लोगों की बेचारे, तो ये ठग नहीं रहे हैं? देखो एक बात देखो, सबकी ना अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं सोचती हूँ कि मेरे पास वो आए, जो भी क्लाइंट आए अपने परेशान होके आए, तो मेरा जो मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए एस्ट्रोलॉजर, मेरा जो ड्यूटी है, क्योंकि देखो भगवान ने ना सबको अलग अलग चुना है। एज ए डॉक्टर अगर हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर जैसे जो हो रहा है आजकल मार्केट में, डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, वहां पे मानो कि 50,000 में काम खत्म हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं 5 लाख, अब उनकी वो अपना कर्म कर्म लिख रहा है, खराब कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। मेरे पास आए किसी मजबूरी में आए, अगर मैं सोचूंगी भाई मजबूरी इसका फायदा उठाते हैं, अब तो मैं बोलूंगी मुंह मांगे रकम वो मुझे देंगे। हाँ, क्योंकि वो जब इंसान फंस जाता है कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज हमें नहीं करना है, मैं ये समझती हूँ। तो इसीलिए मैं देखती हूँ कि मैं खुद को भी उस टाइम देखती हूँ कि नहीं, कहीं पे भी जैसे मैंने पहले न्यूमरोलॉजी के लिए देखती हूँ, फिर कहाँ पे कौन सी प्लेसमेंट है, हाँ, ठीक है, ग्रह की कौन सी हाउस में बैठे हैं, कौन सी दशा चल रहा है, कौन सी नक्षत्र है, बहुत कुछ है एस्ट्रोलॉजी में। मैंने आपको पहले ही बताया कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डेप्थ। हाँ, इसीलिए मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए। मैं सिर्फ जनता को ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से इस काम को किया जाता है, ताकि वो उनके साथ स्कैम ना हो, जो बहुत हो रहा है मार्केट में। मैम, मैंने देखा है लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए और कुछ नहीं मिला उनको। और कई बार एक साधु महात्मा मिलता है कोई, और हाथ में ऐसी राख रखा है, कहता है जय श्री राम, और सब काम बन जाता है। वही तो चीज़ है। और एक चीज़ है, जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे भी कभी कभार अगर गलत हो जाए ना, कोई के लोग जैसे चेंज करते हैं, वो चीज़ दे देते हैं, तब आपका प्रेडिक्शन मैच नहीं करेगा। अच्छा, ओके। तो अगर किसी ने मान लीजिए किसी की एज आगे 1-2 साल लिखवा रखी है कहीं पर, उससे फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ेगा कि वो किस समय पे बॉर्न हुआ है। और वो मतलब प्रॉपर ईयर, प्रॉपर टाइम, ओके, वो चीज, और कौन सी प्लेस में उनका जन्म हुआ है वो मतलब चाहिए। ओके। मुझे किसी ने ये भी बोला था कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो ही एक्चुअल टाइम होता है, सिजेरियन अगर कोई बच्चा हुआ है तो उसको हम एक्चुअल टाइम नहीं मानते, क्योंकि उसको तो जबरदस्ती बाहर लाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए
मैं वही कहती हूँ, सिजेरियन जो डॉक्टर टाइम देते हैं ना, उस सेम टाइम में नहीं होता है। अगर किसी का 9 बजे का मानिए कि डॉक्टर ने टाइम दिया है, फिर भी 9, 9:30, 9:45 ऐसा हो जाता है, एग्जैक्ट टाइम में नहीं होता है। ठीक है, आजकल जैसे एक ट्रेंडिंग में आया है, हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि मैम हमें एक अच्छा मुहूर्त बता दो, अच्छा डेट, हाँ बच्चे का डिलीवरी कराना है, हाँ तो हम भी निकाल के देते हैं। पर देखो जो बच्चा आता है ना, देखो हमारे शरीर का मृत्यु होता है, सोल का मृत्यु नहीं होता है। सोल तो अपना कर्म करके आ रहा है, वो अपना सिर्फ ड्रेस बदल रहा है। जैसे हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन अपना ड्रेस चेंज करते हैं। अगर हम कहीं पे शादी में जा रहे हैं अलग ड्रेस, मॉल में जा रहे हैं अलग ड्रेस, पार्टी में जा रहे हैं, वही चीज होता है आत्मा का, सोल का यही होता है। हम पहले क्या काम करके, जैसे इस जन्म में बहुत लोग अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी इतना स्ट्रगल क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का कुछ कर्म था। इसीलिए हमेशा मेरा भी खुद का भी ये मानना है, हमेशा कर्म को फोकस करो, कर्म अपना अच्छा रखो, तो भगवान किसी ना किसी तरह से तुम्हें मतलब अच्छे से ले जाएंगे। मैम आपसे बातचीत करके ऑलरेडी बहुत अवेकन हो चुकी हूँ मैं। एक और सवाल मैं आपसे, 2 सवाल आपसे लास्ट लूँगी, पहला एक सवाल ले रही हूँ। कुछ एक 4-5 अच्छी रेमेडीज़ जो सब कर सकते हैं, और उन रेमेडीज़ से उनके ग्रहों में, उनकी लाइफ के सिचुएशंस में कुछ बेहतर हो सकता है। कॉमन रेमेडीज़ 4-5। ठीक है, एक तो मैं सूर्य भगवान के लिए, मैं सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाना, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिए, और हिबिस्कस फ्लावर होगा तो बढ़िया जी। नहीं तो मतलब ऐसे नॉर्मली अगर कर सकते हैं, कर सकते, ठीक है। अगर मतलब सिर्फ पानी भी चढ़ाना चाहते हो, सिर्फ जल ही चढ़ाना चाहते हो, वो भी, पर 8 बजे से पहले, ओके ठीक है। दूसरा है, मतलब वैसे भी, मतलब सिर्फ मैं शनि के लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब जनरली मैं कह रही हूँ, तो आप अंडर प्रिविलेज लोगों को आप जैसे शनिवार के दिन कोई नमकीन सर्व करो, ओके ठीक है, जैसे चिप्स हो गया, जैसे नमकीन की पैकेट्स वगैरह मिलता है, हाँ, ऐसे आप सर्व कर सकते हो, ठीक है। जिनके 6th हाउस में मून है, उनको ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहना है, ओके ठीक है, वो ग्राउंड फ्लोर में नहीं रह सकते, ओके। अगर वो मतलब रह सकते हैं तो वही स्ट्रगल या लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जो केतु अगर 6th हाउस में है तो कॉर्नर वाली, वैसे भी कॉर्नर वाली जो प्रॉपर्टी होते हैं उसमें रहना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ। लोग तो बड़ा अच्छा मानते हैं कॉर्नर, नहीं कॉर्नर जो स्पेशली केतु वालों का, अगर केतु अगर 6th हाउस है तो आप मतलब कॉर्नर वाले जो मतलब प्रॉपर्टी होता है कॉर्नर में, वो उसमें मत रहो, ओके ठीक है। अगर मून आपकी 8th हाउस में है, वहाँ पे भी मून अच्छा फील नहीं करते हैं, क्योंकि सबका ज़्यादातर इमोशनली प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा है और कैश फ्लो का, तो दैट्स वाई मैं मून का ही थोड़ा सा ज़्यादा बता रही हूँ। मून का आप 8th हाउस में जो शमशान की जो पानी है, जैसे शमशान में समरसिबल लगे हुए थे ना, वहाँ से आप पानी कांच की बोतल में ले आओ, ले आके उसमें चांदी का कोई टुकड़ा रख के फिर आप रख दो घर पे। अच्छा, हाँ, जो जिनकी मून 8th हाउस में है, ओके ठीक है। फिर जिनकी मून 12th हाउस में है, उन जो बरसात के पानी होता है ना, बरसात के पानी आप कांच की कोई भी मतलब बोतल हो, जग हो, जो भी हो, उसमें रखो, चांदी की जो एक पीस रख लो, बस अपने घर पे रख दो। वाओ, हाँ, इतनी सिंपल होती है रेमेडीज, इतने सिंपल ही होते हैं। और जो लाल किताब है ना, लाल किताब के रेमेडीज बहुत ही मतलब पावरफुल भी होते हैं और सिंपल भी होते हैं। और ये हम लोग फालतू में ही इतने बड़े बड़े पत्थर खरीद रहे हैं। पत्थर जैसे देखिए, अगर आपकी बर्थ चार्ट में स्पेसिफिक कोई कभी कभार होता है, कुछ बर्थ चार्ट में, जैसे मेरे पास भी बहुत मतलब क्लाइंट आए हैं जिनकी मतलब बहुत ही प्लेनेटरी जो मतलब पोजीशन है बहुत ही ख़राब है, उनके लिए कभी कभार हम पूजा भी रिकमेंड करते हैं, कि हाँ पूजा करो। और जो जैसे स्टोन्स वगैरह, ठीक है, स्टोन्स भी आपको सोच समझ के लेना चाहिए, मैं ये बताऊंगी, क्योंकि आप कुछ भी उठा के पहन लिया, उसका भी बैड इफेक्ट होता है, बैड इफेक्ट होता है, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो, अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे ना, तो मुझे लगता है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, हाँ, जो मैंने देखा है या तो मेरे क्लाइंट्स को जो मैंने रेमेडीज़ वगैरह दिया है, अगर आप स्पिरिचुअली मतलब इंक्लाइंड होते हो ना, तो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ, हाँ, बिकॉज एक ना सुप्रीम पावर
ऐसा लगता है कि एक सुप्रीम पावर पीछे से खड़े है मेरे साथ, चाहे कुछ भी हो, डोंट वरी। वंडरफुल। तो ये वाला चीज है। और मून केतु 6th हाउस में इन लोगों को एक चीज, मतलब ये मेरी रिसर्च है, आई डोंट नो कि इससे पहले किसी ने किया होगा नहीं, पर ये मेरी खुद की रिसर्च है। अगर श्रीमद् भगवत गीता रोज 2 श्लोक, ज्यादा मैं नहीं मतलब बता रही हूँ, 2 श्लोक अगर कोई मतलब पढ़ते हैं तो वो ना मेंटली बहुत, मतलब ये मेरे पीसफुल महसूस करते हैं, क्योंकि ये मेरी खुद की मतलब रिसर्च है। वाह, वंडरफुल। मैम एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिक एस्ट्रोलॉजी। बस यही सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी, कैसे आप इसको देखती हैं, किस तरह से ये जुड़ा हुआ है? देखिए, मैंने पहले भी बताई पॉडकास्ट की शुरुआत में, जैसे म्यूजिक मतलब एक डिवाइन सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी भी है, ठीक है। तो दोनों को जब मैं दोनों को पैरेलली लेके चल रही हूँ। मैं मतलब ऐसे नहीं कि मैं एस्ट्रोलॉजी मतलब मैं क्लाइंट वगैरह देख रही हूँ, कंसल्टेशन ले रही हूँ, हाँ। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे पास है जो मतलब एस्ट्रोलॉजी सीख भी रहे हैं। क्या होता है ना, मतलब दोनों को ही मैं लेके चल रही हूँ, और दोनों को जब मैं लेके चल रही हूँ ना, बहुत मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे मतलब मैं कोई अपनों को लेके चल रही हूँ। तो और बहुत मैंने पहले ही बताया कि बहुत मतलब दोनों में ही बहुत मतलब इंटरलिंक्ड है। जैसे मानिए कि शनि की कोई प्रॉब्लम है, तो हम ना राग मालकोस करके, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ओके, राग मालकोस है, ठीक है, तो मालकोस को हम सुन सकते हैं। ओके, नट भैरव करके एक राग है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। अगर आपकी जैसे किसी की कैश फ्लो में प्रॉब्लम होते हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो राग सुन सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तो सब लोग नहीं सीख पाएंगे। अगर मैं बोलूँगी कि आप सीख जाओ बैठने, तो ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए। पर हम आजकल हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, यूट्यूब वगैरह है, तो हम सुन सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्लैनेट को अगर रिलेट करते हैं, बुध को हम सा के साथ रिलेट किया है, ठीक है। मून को हमने माँ के साथ रिलेट किया है। वाओ। तो ये सब चीज़ ना बहुत बड़ा चीज़ है। इस पे मेरी रिसर्च चल रही है और मैं इस पे रिसर्च कर भी रही हूँ, और मेरे पब्लिकेशन भी है। वाओ। तो और भी इसमें हम मतलब बात करना चाहते हैं, बट ये मैं इसीलिए कह रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, म्यूज़िक भी। तो मतलब इसको लेके हम दोनों को अगर लेके चलेंगे तो मतलब बहुत टाइम की ज़रूरत है। तो इतना मतलब टाइम बाउंडिंग में मुझे नहीं लगता है कि इतने मतलब दोनों सब्जेक्ट को लेके इतना हम मतलब बोल पाए। पर अगली बार मैं आपसे सारे राग के बारे में बात करूंगी, किस तरह ये ग्रहों से जुड़े हुए हैं। अगले पॉडकास्ट के लिए भी कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो अगली बार हम इस बारे में 100% बात करेंगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सुना कि म्यूज़िक, मैंने ये सुना है हील करता है, बहुत पावरफुल चीज़ें म्यूज़िक में, मगर वो क्या है ये कोई नहीं बता पाया। और आपने बताया कि जब आप अपनी रिसर्च करी तो आपको ज़्यादा फैक्ट्स नहीं मिल पाए, इसका मतलब अभी इस सेगमेंट में ज़्यादा काम नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक ऐसे विषय पे काम करिए। बहुत सारे लोग आज आपको सुनकर ना बहुत मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। एक लास्ट मैसेज जो आप इन व्यूअर्स को देना चाहें। व्यूअर्स को इसीलिए एक चीज़ मैं जाते जाते बोलना चाहूँगी। पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि बहुत खूब सारा प्यार मिले मुझे इस पॉडकास्ट में। और दूसरी बात है, सब लोग हम मतलब मेंटली परेशान होते हैं, स्पेशली जो हमारे लाइफस्टाइल है और जो हमारी मतलब वर्किंग स्टाइल है इसमें। यस। तो मैं जाते जाते ये बोलना चाहूँगी, राग यमन सब लोग सुनिएगा, बिकॉज आपकी मूड को ठीक रखने के लिए और आपकी मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को बहुत हद तक कम करते हैं। क्योंकि हम सबको पता है जो कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, हाँ, वो हमारी स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको। तो ये जो हार्मोन जब मतलब इसका जो मतलब रिलीज होता है जब ज़्यादा, तभी तो हम स्ट्रेस फील करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये मेरी रिसर्च में मैंने पाया है। तो राग यमन से इसका मतलब कम होता है। बहुत बढ़िया। तो राग यमन सुना कीजिए। और साथ में मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये बताऊंगी कि बॉलीवुड को भी जोड़ के कि कौन से राग, जैसे हर टाइम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हम सुन नहीं पाते हैं, या सबको समझ भी नहीं आते हैं कि हाँ, पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हमारी मदर है, रूट है।
तो इसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए, ये हमारा ट्रेडिशन है। तो पर बॉलीवुड सबको ज़्यादा पता है, हम लोग सब सुनते हैं। एक बोल के चाहूँगी, राग यमन में बहुत सारे राग इंडियन जो मूवी है फिल्मी इंडस्ट्री में आए हैं। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, ये भी राग यमन में आया है। तो ये आप लोग सुन सकते हो। वाओ, थैंक यू सो मच मैम। आज का पॉडकास्ट बहुत खूबसूरत था, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट के बाद ये ज़रूर बोलती हूँ, आज पद्माकर जी से बात करके हमें ये समझ आया कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो कभी आपको लंबी लंबी बातें नहीं बोलेंगे, वो कभी आपको ये नहीं बोलेंगे ये कर लो समय बदल जाएगा। वो हमेशा आपको एक रास्ता दिखाएंगे जिस पर आपको चलना होगा। आज पद्माकर जी ने इतनी सुंदर रेमेडीज़ बताई और इतनी सिंपल, हम कभी भी कर सकते हैं। तो क्यों फंसना ऐसी चीज़ों में जाकर जहाँ अपनी ज़िंदगी भी जटिल हो और समाधान भी कोई ना मिले। मुझे लगता है आज के इस पॉडकास्ट ने आपको ये तो ज़रूर बता दिया होगा कि जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर कैसे होते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह की उनकी सोच होती है, आपकी समस्याओं को कैसे देखते हैं। और शायद वो तुरंत ही मिलके आपको समाधान ना दे पाएँ, जो हम आजकल शॉर्ट रील में 30 सेकंड में सोल्यूशन देखते हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर वो नहीं दे पाएंगे, उनको 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं आपकी कुंडली को देखने में, आपके चार्ट को ऑब्जर्व करने में, मगर जो समाधान, जो सुझाव वो दे पाएंगे, वो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो इतने सालों में अराइज हुई है, तो उसे सॉल्व करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। शायद दिन रात में ये बदल नहीं सकती परिस्थिति। आज पद्माकर जी ने मुझे ये भी बताया कि जो इंडियन म्यूज़िक है वो किस तरह से सिर्फ दिल से नहीं मगर हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। अगले पॉडकास्ट में मैं उनसे और राग के बारे में बात करूंगी, किस तरह वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा है उसके बारे में बात करूंगी। मगर तब तक इस पॉडकास्ट को हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जुड़ना चाहते हैं, सही जानकारी जानना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई समस्या है और पद्माकर जी उनकी मदद कर सकती हैं। मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस पॉडकास्ट को खूब शेयर कीजिए। अगर कोई चैलेंज है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप मैम को मैसेज कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता सकते हैं आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी और विषय पर हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉडकास्ट में, वो सजेशन भी आप पॉडकास्ट में दे सकते हैं। अगले किसी अंक में मैं मिलूंगी किसी और कमाल के शख्स के साथ, शायद दोबारा पद्माकर जी के साथ, किसी और विषय के साथ, कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए। धन्यवाद।